तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में 2023 अर्थात लास्ट ईयर मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टॉप 60 क्वेश्चंस हर चैप्टर से हर टॉपिक से पूछे गए थे उनका कंपाइलेशन आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा। तो वैसे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन वैसे इसका कराया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक संख्या है हमारे पास 25% उसको बढ़ा दिया और फिर 16% उसको कम कर दिया। अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मान लो कि संख्या 100 है, सबसे पहले हमने क्या किया 25% बढ़ाया तो संख्या हो गई 125। उसके बाद 16% घटा दिया तो संख्या क्या हो जाएगी 25% बढ़ा दिया और उसके बाद फिर 16% कम कर दिया। तो इसका 16% अगर हम देखें यहाँ पे तो संख्या बच जाएगी 84%। अब 125 का 84% निकाल लो कितना होता है 125 इंटू 84/100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105, तो 105 आ गया। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी 100, कितनी हो गई 105, तो कितनी बढ़ गई 5% बढ़ गई। तो यहाँ पे 5% का इंक्रीज होगा। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका और हो सकता है कि एक डायरेक्ट फार्मूला ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर एक क्वांटिटी में A% का चेंज आ रहा है, एक में B% का चेंज आ रहा है, तो जो इक्वलेंट चेंज आता है जिसको हम सक्सेसिव चेंज बोलते हैं वो होता है A + B + AB/100। अब इनमें जो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसको माइनस साइन के साथ लेते हैं, जो इंक्रीज हो रही है उसको प्लस साइन के साथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी और पिछले 2 वर्षों में इसमें जो चेंज आया है वो कितना है 4% और 5% का। तो वर्तमान जनसंख्या, ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, आसान है। कैसे करेंगे 1,75,000 यहाँ पे पहले कितनी बढ़ी 4%, तो कितनी हो जाएगी खुद का 104% हो जाएगी। उसके बाद 5% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी 105% हो जाएगी। इसको कैलकुलेट आपको करना था। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, देखिए 3 जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो ये चली गई, 1 जीरो ये चली गई। 5 से अगर मैं काटूँ तो ये आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लास्ट में 0 आएगा। तो सभी ऑप्शन में वही दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है हमको क्या 175 इंटू 52 इंटू में 21। अब देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं ना, इसको 175 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 25 इंटू 7 और 27 अलग कर लो। 25 को क्या लिखो 100/4 इंटू में 52 इंटू में 21। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इस 100 को ऐसे ही छोड़ दो, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, तो 2 जीरो तो सभी ऑप्शंस में हैं। 4 से आ जाएगा यहाँ पे 13, तो अब आसान है 13 से हो जाए 91। अब 91 और 21 इनकी तो मल्टीप्लाई करना आसान है, इनकी तो हम कर ही सकते हैं। 21 का टेबल तो आते ही हमको, 21 1 जा 21 और 21 9 जा कितना होता है 189 और 2 191 और 2 जीरो लगा देंगे आगे।
तो 191,100 आ जाएगा, 191,100, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, 4% वोट इनवैलिड थे और जो जीता है उसको 12,288 मत मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 64% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी? आसान है, कैसे करेंगे? मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए टोटल हमने टी मान ली टोटल। अब सक्सेस परसेंटेज चेंज है, 64% ने नहीं डाले, सॉरी 64% ने डाले, तो टी का 64% हो गया। अब ये जो वोट आई, इनमें से 4% इनवैलिड थी, तो 96% वैलिड हो जाएंगी इनकी, ये हो जाएगा। तो टोटल इतनी वैलिड वोट्स हैं हमारे पास, टोटल इतनी क्या हैं? वैलिड वोट्स हैं। अब इन वैलिड वोट्स में एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले हैं, जो वैलिड वोटों का 64% है, अर्थात इसका भी 64% अगर मैं निकालूं वैलिड वोटों का, वो कितना आ रहा है? वो हमारा आ रहा है 12,288। अब इसको सोल्व करना था बस। कैसे करेंगे इसको सोल्व? सोल्व तो आप कर ही सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए 12 से कट कर लो इसको, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, इस 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 अठी 64, 64 टू जा, ये पूरा कट गया। 2 से क्या यहाँ पे आ जाएगा 32, तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 100 100, 3 टाइम्स 100 है, और अपोन में क्या आ जाएगा? 32। अच्छा यहाँ पे भी आप देखिए, इसको कैसे करेंगे आप? 32 का मतलब कितना होता है? इसमें ए 2 तो 4 आएंगे और एक 2 आएगा, 1 4 इसको 25 बनाएगा काट के, 1 4 इसको 25 बनाएगा काट के, और इससे 50 हो जाएगा। या इसको ऐसे ही रखिए, 100 से मल्टीप्लाई आसान होता है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 625 का आधा कर दो और 2 जीरो लगा दो आगे, बेसिकली 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 31,250 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 31,250। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से हार जाता है, डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान है, देखो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ इसको। देखिए हमारे पास टोटल 90% 100% वोट होते हैं, एक को मिले हैं कितने? 90%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 10%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 800। तो यहाँ पे 80% कितना हो जाएगा? 800। तो 1% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ईजिली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक धनराशि है उसको ए बी सी के बीच 4:3:6 के रेशो में बांटा गया, सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है। ये तो आसान है, 4:3:6 यहाँ पर हमारे पास रेशो है ए बी सी का, ए बी और सी का। अब क्या हुआ, सी और बी का डिफरेंस 600 है, ये 600 है, मतलब 3 पार्ट किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो ए और बी का डिफरेंस मतलब एक पार्ट किसके बराबर है? तो एक पार्ट किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 200 आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है। रीचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है।
उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में 20% और 15% की वृद्धि होती है, तो शेविंग में परसेंटेज में वृद्धि कितनी होगी ये हमको बताना है। देखिए मैं बता देता हूँ इसको। अच्छा, एक बात हमको पता है कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू कितना होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये होता है। अब क्या बोल रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात ये 2:1, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं, रेशो में दिया हुआ है। मान लीजिए ये 200 है, ये 100 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, इनकम 20% बढ़ गई, ये 20% बढ़ गई, इसका 20% कितना होता है 60, तो इनकम कितनी हो गई 360 हो गई। अब यहाँ पर जो व्यय है वो 15% बढ़ गया, ये 15% बढ़ गया, मतलब 30 बढ़ गया, तो कितना हो गया 230 हो गया। इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी। तो 100 थी और 130 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 30% बढ़ गई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमको बताना है क्या है। देखिए 10 वर्ष पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे फादर है, यहाँ पे सन है। अब 10 वर्ष पहले, मतलब अब से 10 वर्ष पहले मैं -10 यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले पिता की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जो रेशो था उनकी एज का वो 3:1 था। अब से 10 वर्ष बाद यहाँ पे कुछ अब रेशो है, यहाँ पे कुछ रेशो होगा। अब इससे 10 वर्ष पहले की बात, और इससे अब यहाँ पे 10 साल बाद की बात है, वो कितना हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी आयु, 2:1 हो जाएगा। वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। एक तो आप इक्वेशन बना के करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप रेशो से ही इसको करो तो आसान भी रहेगा। अच्छा, आप इसमें एक बार बताइए, यहाँ पे जो उनकी एज का डिफरेंस था 10 साल पहले और अब से 10 साल बाद डिफरेंस है, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा हमेशा, क्योंकि दोनों की एज किसी भी साल में आप लोगे तो सेम ही बढ़ेगी सेम ही घटेगी, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस को सेम बना लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 4:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 3 से 4 हो गई इसकी एज 1 से 2 हो गई, डिफरेंस सेम है। कितने साल का गैप हो गया 20 साल का। तो जो हमारे पास एक वैल्यू है वो 20 के बराबर है। अब पूछा क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे आएगा 10 वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू तो 20 के बराबर हो जाएगी। अब ये 10 साल पहले है, ये 10 साल बाद है, तो जस्ट बीच की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 3 और 4 के जस्ट बीच में क्या आएगा 3.5, तो यहाँ पे 0.5 किसके बराबर आएगा 1 20 के बराबर है, तो 0.5 किसके बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 3.5 की, यहाँ पे देखिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, जो ये वैल्यू हो जाएंगी ना, ये वैल्यू आपकी हो जाएंगी 3.5 और ये हो जाएगी 1.5, जस्ट बीच में है ना, यहाँ पे 0 है एक तरह से, 10 साल पहले 10 साल बाद जस्ट बीच में है, क्योंकि यहाँ पे रेशो क्या था 4:2 था। तो 3.5 किसके इक्वल है 10 से मल्टीप्लाई कर दो 35, 1.5 ये आ जाएगा। रेशो निकालना है 5 सते 35, 5 दिए 15, 7:3 आ जाएगा आंसर। यही यहाँ पे भी किया हुआ है, मैंने इसलिए समझा दिया कि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या किया हुआ है। देखो एक
आपका जो अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो आपका वो तो मेथड होता ही है, इक्वेशन बना के कर लो कि मान लीजिए फादर है, ये सन है। अब क्या बोल रहा था, 10 साल पहले 3 गुनी थी, 10 साल पहले इसकी ये हो जाएगी, ये इसकी ये हो जाएगी, इसकी 3 गुनी थी। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन 10 वर्ष बाद, इसकी एज एफ है, इसकी एस है, तो 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे। और 10 साल बाद क्या बोल रहा है, 10 साल बाद इसकी 2 गुनी हो जाएगी। एफ और एस में 2 इक्वेशन बन गए, इनको सोल्व कर लीजिए आप, ऐसे भी कर सकते हैं। कॉफ़ी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा का अनुपात 4:7 है। कॉफ़ी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे तो आसान है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ इसको। देखिए ये तो बहुत आसान है। अब हमेशा याद रखिए कि एक्सपेंडिचर कितना होता है। एक्सपेंडिचर होता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है। मान लीजिए 10 रुपये के जी आलू हैं, 10 रुपये पर केजी पोटैटो हैं, 2 केजी आप ख़रीद रहे हैं, तो कितना खर्चा हुआ आपका, 10 × 2 हो जाएगा ना, 20। तो वही यहाँ पर करना है हमको कि हमारे पास जो प्राइस का रेशो है 3:4, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी का रेशो इतना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4 12, 4 × 7 28, तो रेशो कितना आ जाएगा 3:7 आ जाएगा हमारे पास, जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। यहाँ पे देखिए 7786 की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है और बी और सी का 12-13 है। तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि तो आसान होता है, हमें पता है ए और बी का रेशो हमको मालूम है, बी और सी का मालूम है, तो कॉमन कर लेते हैं, ए बी सी का निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। A/B कितना दिया हुआ है, 3:4 और जो B/C है वो कितना है, वो है आपका 12:13। तो देखिए बी तो यहाँ पे भी तो ये चीज़ समान होनी चाहिए थी। इस वाले में क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9, 12, 13, ये आ जाएगा हमारे पास A/B/C। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है 7786, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा 12 और 9 21, 21 का 34 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 7786 के बराबर है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछे, बी को प्राप्त होने वाली राशि, मतलब 12 किसके बराबर होगा 34 इसके बराबर, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, यहाँ पे बच जाएंगे 9 98, 17 चौका 68, 17 5 85, 13 136, 17 8 136, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 229 आ गया। इनटू में बी की वैल्यू पूछी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में 8 आएगा। 8 तो 3 ऑप्शन में यहाँ से तो केवल एक ही ऑप्शन कट पाया हमारा, तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई भी कर लो, 12 का तो टेबल आता ही है, 12 निम्मा 108, हासिल लगे 10, 12 दूनी 24 और 10 34, लास्ट में 48 आएगा। अब आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 48 केवल एक ही ऑप्शन में था। एक पुत्र और पिता की आयु का 52 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। अच्छा, पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है 52 है, तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। देखो इसको, यहाँ पे क्या है, फादर और सन की अभी कितनी है 52 है, 4 वर्ष बाद दोनों में 4 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगी। और कितनी हो रही है 4 वर्ष बाद, फादर और सन का रेशो हो रहा है 4:1 के बराबर। चलो मैं इसको थोड़ा आपको करके बता देता हूँ।
देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास फादर प्लस सन कितनी है, हमारे पास है 52। अब 4 साल बाद इसमें भी 4 ऐड होगा, इसमें भी 4 ऐड होगा, तो जो फादर की आयु आएगी और सन की आयु आएगी 4 साल बाद, वो कितना रेशो बता रहा है, 4:1 आ रहा है। लेकिन टोटल हो कितनी जाएगी हमारे हिसाब से, अभी 52 है, 4 यहाँ पे जुड़ेगा, 4 यहाँ पे जुड़ेगा, तो टोटल में भी 8 जुड़ जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो टोटल वैल्यू है 60 के बराबर आनी चाहिए, यानी कि 5 जो है हमारा 60 के बराबर है, यानी कि जो 1 है हमारा वो 12 के बराबर है। अब किसकी पूछ रहा है, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है हमारे पास, पुत्र की आयु 1 है, 1 किसके बराबर है, 12 के। लेकिन 12 आंसर नहीं है, ये 4 साल बाद 12 है उसकी, तो 4 साल पहले कितनी आयु थी उसकी, 8 साल। चलिए यहाँ पे अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए थे CHSL Tier 2 में। यहाँ पे देखिए A और B क्रम से 25,000 और 50,000 धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ C उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने बाद A अपना योगदान वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 है, तो उस लाभ में C का हिस्सा कितना होगा। ये तो आसान है। हमेशा याद रखिए कि जो प्रॉफिट होता है हमारा, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, ये T है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ये याद रखिए। तो हमारे पास 3 है, A है, B है और C है। A ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 25,000। अच्छा हम 3 जीरो जो है ना वो अभी हटा लेते हैं अभी के लिए, 25,000 50,000, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 25, यहाँ पे 50, हमें वैसे रेशो ही चाहिए 25 और 50। 7 महीने बाद 30,000 के साथ C अब हमें देखना है कि 12 में कौन कितने महीने के लिए किया हुआ है, उसी का प्रॉफिट का रेशो बना लेंगे, ठीक है। A के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो A तो पूरे 12 महीनों के लिए कर रहा है काम, या फिर 9 महीने बाद A अपना, नहीं 9 महीने तक किया है उसने केवल, तो इसलिए A तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 25 × 9, ठीक है। B अगर हम बात करें तो B तो पूरे 12 महीने के लिए कर रहा है, क्योंकि B के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो B 50 × 12। और जो हमारा C है, C हमारा कितने महीने बाद जुड़ा है, 7 महीने बाद, तो 12 महीने तक करेगा, मतलब 5 महीने के लिए करेगा। और इन्वेस्टमेंट उसका कितना था, 30 था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 × 5। आप समझ गए होंगे ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। अब इन तीनों का रेशो निकाल लेंगे प्रॉफिट का, कितना आ गया 3:8:2, टोटल कितना हो गया 13 किसके बराबर है, दिया हुआ है इसने, टोटल कितना है प्रॉफिट 3900 दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे 3900 दिया हुआ है। तो किसका प्रॉफिट पूछा है, C का, तो एक पार्ट 300 के बराबर है, तो C का पार्ट कितना है 2 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर आ जाएगा। मिक्सचर और एलिगेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये देख लेते हैं। 3 वाइन है A, B और C, उनकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है 10%, 20%, 30% है। 2:3x के रेशो में उनको मिलाया जाता है, परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है, x की वैल्यू आसान है। अब देखिए ये 10% है, एक की कंसंट्रेशन कितनी है 10%, एक की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 20%, और एक की हमारे पास x%, 10, 20, 30% सॉरी। अब 2, 3, 1 में उनको मिलाया हमने, इसके 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट, इसके 1 पार्ट, तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए चलो ये 200 है, ये 300 है, ये 100 है,
ये कितना आ जाएगा 200 का 10%, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 ही आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x था ये, तो x इंटू 100 होगा ये, तो फिर x इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30x आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गई। अब ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 23% हो जाता है, 23% टोटल का। अब टोटल हमारे पास कितनी है वैल्यू 2, 3 और x, यानी कि 5 + x। इसी को सोल्व करना था आपको, ये तो आसान है अब सोल्व करना। ये 80 हो जाएगा, 23 × 5 = 115, तो इधर जाएगा 30 - 23 7x बराबर आ जाएगा 35, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, एवरेज से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया है। एक विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का एवरेज 52 है, शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वेट। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। या तो अगर आप ये मान लें, ये बताइए मेरे को 40 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 52, शिक्षक के आने से कितना बढ़ रहा है आधा kg ज़्यादा बढ़ रहा है, 500 ग्राम मतलब आधा kg। ठीक है, 500 ग्राम बढ़ रहा है, तो शिक्षक एज्यूम करिए खुद कितना लेके आया होगा, मतलब 41 जब हो जाएंगे शिक्षक को मिला के, तो एवरेज कितना हो रहा है 52.5 हो रहा है। तो जो शिक्षक है ये कितना लेके आया होगा 52 तो लाया ही होगा, 52 लाता तो भी 52 होता है एवरेज, लेकिन ये आधा kg एक्स्ट्रा दे रहा है। किसको एक्स्ट्रा दे रहा है आधा kg, यहाँ पर 41 को, यानी कि 41 का आधा इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि आधा kg और एक्स्ट्रा लेके आया है ना। तो कितना आ जाएगा वैल्यू 52 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 20.5, तो कितना आ जाएगा 72.5। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, एज्यूम नहीं कर पा रहे आप, तो फिर सिंपल तरीका तो हो ही सकता है, एक एलिगेशन का तरीका हो सकता है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे वो 1 है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 40 जो हैं उनका एवरेज कितना है 52 है, उस 1 का एवरेज हमको नहीं मालूम कितना है, टोटल एवरेज कितना हो जा रहा है 52.5 हो जा रहा है। ठीक है, उसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्वांटिटी का रेशो कितना है इनका 40:1। अब क्वांटिटी का रेशो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो उसकी वैल्यू ये बराबर आती है। तो जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी, कर सकते हैं आप आराम से इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 52.5, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये किसके बराबर 40:1 के। ठीक है, यानी कि 1.5 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। x माइनस 52.5 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये इसमें इधर आके ऐड हो जाएगा 72.5। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका तो होता ही है कि योग निकाल के आप कैसे भी कर सकते हैं। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 55 है, महिलाओं की 45 है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु। तो बहुत आसान है, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। पुरुषों और महिलाओं का रेशो कितना है, मेल और फीमेल का 3:2 हो जाएगा। इनका एवरेज कितना है 55, इनका एवरेज कितना है 45। अच्छा, आप एक बार बताइए, यहाँ पे
बेसिकली तो आप कर ही लोगे। अगर बराबर बराबर होता, मतलब ये भी 2 ही होता, 2:2 होता, तो जो एवरेज आता बिल्कुल बीच में आती वैल्यू। ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे अप्रोच रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे तो 55/3 करेंगे, 40/2 करेंगे, अपॉन में 5 करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे तो उसमें भी यहाँ पे तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये अप्रोच भी आना चाहिए। तो वैल्यू एग्जैक्ट बीच में आती है। एग्जैक्ट बीच में का मतलब कितना है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें 50, ठीक है, लेकिन वेट इधर ज़्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो वैल्यू है 50 से थोड़ी सी इधर की ओर जाएगी, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। तो जब 50 से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे ही कट गए, ना 48 हो सकता, ना 50 हो सकता, ना 49 हो सकता, यहाँ पे वैल्यू 51 ही होगी। तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे। अगर आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो आप ये बता सकते हैं कि वैल्यू 50 से ज़्यादा ही होगी। अगर ऐसे नहीं करना तो बेसिकली तो आप कर ही सकते हैं। 55/3 प्लस 45/2। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि हम नीचे क्या लेंगे, 3 + 2 5। अब देखो 5 से कट जा रहा है, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं किया था। ये 11 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11 × 3 = 33 प्लस 9 दूनी 18, और 33 और 18 कितने होते हैं, 51 होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षण स्टाफ सदस्य सहित 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 4000 है और गैर सदस्यों का औसत वेतन 4200 है, तो शेष का औसत बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी किया, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू आने वाला है नहीं। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 8 गुणज निकाल लीजिए, 6, 12, 18। उनका एवरेज निकालने के लिए उनको सम करेंगे। यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, और पहली n प्राकृतिक संख्याओं को क्या होता है, nn + 1/2, ठीक है। तो ये तो आराम से आप हो ही जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्या क्या है देख लेते हैं। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले देख लो कौन कौन सी संख्या आती है 69 और 92 की जो अभाज्य हैं। 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे तो डेविएशन से किया हुआ है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए। आप सिंपली इनको जोड़ना भी आसान है, जोड़ के उनको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% की छूट, प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे क्वेश्चन है। 50,000 के बिल के लिए 30% की छूट और 26 और 5 की 2 सक्सेसिव जो क्रमिक छूट है उनके बीच डिफरेंस बताना है। देखिए तो आसान है, आपको पता है एक छूट है हमारे पास 30% की और दूसरी कितनी है 26 और 5 का सक्सेसिव कितना होता है ये बताओ। 26% है और हमारे पास 5% है। इनका जो सक्सेसिव होता है वो निकालना है। 31 माइनस 26 × 5 = 130, 130/100 मतलब 1.3, और इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 29.7। ये 30% है, 29.7% है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0.3%। तो 50,000 हमारे पास वैल्यू है, तो 50,000 का 0.3% कितना होता है, 2 0 से 2 0, 1 पॉइंट से 1 0, 50 थी कितना होता है 150 होता है, तो 150 आंसर आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय किया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए कितने % की छूट देनी चाहिए। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आसान सवाल है। देखिए कैसे 25% लाभ अर्जित कर रहा है वो, कैसे 25% लाभ का मतलब है कि 4 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 5 है, मतलब 4 अगर हमारे पास CP है तो SP कितना है 5 है। अब उसको क्या करना है 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे कुछ आएगी वैल्यू और जो ओवरऑल आ जाएगी उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई होता है ना सक्सेसिव में, वो होता है 10%। 10% मतलब यहाँ पे फिर 10 होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास।
तो यहाँ पे उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय किया। ठीक है, तो 10% का उसको ओवरऑल लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या छूट दे, इसको यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे। 10/4 कितना होता है? 10/4 होता है 2.5। यहाँ पे 11/5 कितना होता है? 2.2 होता है। अब यहाँ पे देख लो कितनी छूट दी है उसने, 25 पे 22 की छूट दी है, यानी कि 25 पे कितने की छूट दी है? 3 की छूट दी है। 25 तो 3/25 कितना होता है? 12% होता है। 100 मान के भी यहाँ पे किया जा सकता है, देख लेना आप इसको भी। 4 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 है। 5 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 है। एक कुर्सी का मूल्य तो आसान ही है, यहाँ पे आप देख ही लीजिए। 4 कुर्सी प्लस 3 टेबल का इतना है, 5 कुर्सी प्लस 2 टेबल का इतना है। 2 इक्वेशन है, सोल्व करना है तो कर ही लोगे आप। एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और इस प्रकार से 17% की हानि हुई। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? अच्छा, अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास ये है मार्क प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। वो क्या कर रहा है? मार्क प्राइस से आधे दाम पर बेच रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 है, तो कितने में बेच रहा है? 50 में बेच रहा है, और उसे 17% की हानि हुई है। मतलब यहाँ से यहाँ उसको कितना हुआ है? 17% की हानि हुई है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर 100 भी मानने की ज़रूरत है नहीं। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे आप अभी आराम से समझ जाएंगे। मार्क जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है? अगर यहाँ से मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाएं तो कैसे जाएंगे? मार्क प्राइस यहाँ पर और आधे दाम पर, मतलब मार्क प्राइस का 50%, मार्क प्राइस का जो 50% वैल्यू है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। और अगर कॉस्ट प्राइस से हमको जाना है सेलिंग प्राइस पे तो कैसे जाएंगे? इसने कहा है 17% का हानि हुई है, तो सीपी का 17% की हानि, मतलब कितने में बेच रहा होगा? 83% में बेच रहा होगा, 83% में। तो यहाँ पे काट सकते हैं आप, 50 से 2 आ गया, 2 से 50 आ गया। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो कितना है? 83/53, या इसको परसेंटेज टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 166/100। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है? 100 है, 66 बढ़ गया है, तो कितना हुआ है? 66%। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन वह खराब आटों का प्रयोग करता है और इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है। 3.2 kg चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है? अच्छा, 28% का लाभ। देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में आपको आना चाहिए। जैसे आपने देखा ना 28%, 28% का मतलब सीधे से समझिए आप कितना होता होगा? 7/25 होता है। यानी कि अगर वैल्यू किसी चीज़ की 32 है तो 25 ही दे रहा है। तो वैल्यू अगर किसी चीज़ की 3.2 kg है, 3.2 है यहाँ पे, तो देगा कितनी? यहाँ पे इस एरो का भी इधर देख लीजिए, ऐसे 10 से भाग दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2.5 kg, या उसको कितना लिख सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं 2500 ग्राम। 2500 ग्राम देगा। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20 और 10 की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर है 56। अभी ऐसे ही क्वेश्चन किया है, कर सकते हैं। देखिए 20 और 10 का तो याद ही रखना चाहिए। सक्सेसिव जो छूट होती है वो कितनी होती है यहाँ पे? 20 और 10 30, और 30 में से घटा देंगे 30 माइनस 20 गुणा 10/100 मतलब 2, यानी कि 28%। तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी? 28%। ये 27%। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1%। 1% की वैल्यू 56 दी हुई है, 100% की कितनी हो जाएगी? 5600। ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। सी ने उसके लिए कितना पे किया है? 532 रुपये। बहुत आसान है। ए ने बी को
कि 33% बेचा तो ए का 133% यहाँ पे बी को मिला। बी ने इसका किसको कितने परसेंट 20% था, नहीं मतलब 80%। 80% मतलब 4/5, तो कितना पे कर रहा है 532। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम एंड वर्क से देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं। ए और बी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने में करते हैं 9 में। बी प्लस सी कितने में करते हैं 18 में करते हैं। और तीनों कितने में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम करते हैं 8 दिन में। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है इसमें अभी ये पूछ रहा है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी 9 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रहे हैं, और तीनों कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों हमारे 8 दिन में कर रहे हैं। एफिशिएंसी मान लो तीनों का एलसीएम 9 और 18 का तो 18 ही हो जाएगा। 18 और 8 कॉमन क्या आएगा 72 आएगा। देखो ये किया हुआ है इधर सेम ऐसे ही सॉल्यूशन मैंने पहले, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। तो एफिशिएंसी देख लो 9 8 72, 18 चौक 72, 8 9 72। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए और सी के साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे ए और सी। ओके, इनके ए प्लस सी निकालना है। इन तीनों का प्रयोग करके ए प्लस सी कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ट्वाइस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगी एफिशिएंसी, यहाँ पे आ जाएगी 18। अब देखिए इसमें से अगर मैं ए प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी है 18, ठीक है, हमको चाहिए ए प्लस सी। तो इसमें से उन दोनों को जोड़ दूँ मैं और इसमें से उसको घटा दूँ तो ए प्लस सी आ जाएगा। 8 और 4 12, 18 में से 12 गए 6, तो जो ए प्लस सी की एफिशिएंसी है वो आएगी 6। अब घटा के देख लेना तो कितने दिन में कर देंगे 72/6 में। 72/6 का मान कितना होता है 12 होता है। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप निकालने वाला है जो ड्रेनेज वाला है वो प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। तीनों एक साथ खोल दी जाएँ तो 1 घंटे में टंकी भर जाती है। देखो मैं इसको यहीं से समझा देता हूँ आपको, आसानी सवाल है ये। देखिए ए 36 मिनट में भर रहा है, बी 45 में भर रहा है, तीनों कितने भर रहे हैं 1 घंटे में 60 मिनट भर रहे हैं। तीनों का एलसीएम 180, तो मान लीजिए 180 उसकी कैपेसिटी है बर्तन की। अब एफिशिएंसी निकाल लो, अभी अभी किया है ना मैं ये क्वेश्चन, 36 से इसको डिवाइड किया 5 आ गया, यहाँ पे 45 चौका और 60 दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी टोटल कितना है 9 है, 3 में से 9 घटा दो, माइनस साइन ओनली इसलिए आ रहा है कि ये मतलब खाली करता है क्योंकि, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी उसकी 6, ठीक है। अब यहाँ पे 180 लीटर है, 6 के रेट से वो कितने में खाली कर देगा 30 में खाली कर देगा, लेकिन वो खाली कर कितने में रहा है, यहाँ पे 40 लीटर पानी निकाल रहा है। 1 मिनट में कितना निकाल रहा है 40 लीटर, तो हमारे हिसाब से 30 है, तो 40 की 30 में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1200 लीटर आ जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से इसको भी, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 की स्पीड से, आधा 40 की स्पीड से, शेष 50 की स्पीड से तय करता है। टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल हमने मान ली 4 है, ठीक है, टोटल 4 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 यानी कि 1, तो 4 का 1/4 कितना होता है, देखिए ये ऐसे है। टोटल डिस्टेंस मान लो 4 पार्ट है, उसका 1/4, 1/4 मतलब 1
तो यहाँ पे टाइम आएगा नीचे। टाइम कैसे निकालते हैं हम? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है? 25 की स्पीड से। ठीक है, आपको एक्स भी मानने की ज़रूरत है नहीं वैसे, इसने हमने यहाँ पे एक्स भी किया है। 1/2, 4 का 1/2 मतलब 2 पार्ट। वो किसी स्पीड से कर रहा है, वो 40 की स्पीड से कर रहा है। बची दूरी कितनी? 3, 2 यहाँ हो गई, 1 यहाँ हो गई, 1 बच गई। उसको किसी स्पीड से, उसको 50 की स्पीड से। इसको सोल्व कर लेना, वैल्यू ही आ जाएगी। एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है, अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। स्थिर जल में बताना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, धारा की दिशा में आपको पता है x + y होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। धारा की विपरीत दिशा में ये होता है। इसमें x क्या होता है? x होता है हमारा स्थिर जल में, और y क्या होता है? धारा की चाल। स्थिर जल में पूछ रहा है तो x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई? 4। तो स्थिर जल में हमारे पास चाल कितनी है? 4 है। तो 6 किलोमीटर को 4 की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा? 1.5 आवर लगेंगे। 1.5 आवर का मतलब कितना होता है? यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन क्या आया था? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया। 3 वर्षों बाद उसने ऋणदाता को 4/3 पे कर दिया, तो रेट बताना है। ये तो बहुत आसान है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये होता ही है। चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए, ऋणदाता को 4/3 दे दिया, ठीक है, 4/3 उसने पे कर दिया। 4/3 पे करने का मतलब ये होता है कि अगर 3 लिया था तो कितना दे दिया? 4 दे दिया। मतलब इंटरेस्ट कितने का है यहाँ पे? 1 रुपये का है। 3 साल में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। इंटरेस्ट कितना है? 1। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट, वो तो हमें बताना ही है, इनटू टाइम अपॉन में 100। निकाल लीजिए यहाँ से, क्या आ जाएगी वैल्यू? 100/9 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 100/9। 100/9 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है? 11 1/9 होता है। 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज है। 2500 की राशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी? 2500 है, 4100 हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना है? 1600 का इंटरेस्ट है। 2500 × 16 × T/100। सिंपल फॉर्मूला है। तो यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% है, दूसरे के लिए 2% है, तो 2 वर्ष में 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखिए, सक्सेसिव देख लो इनका कितना होता है, 2.5 और 2 का। इस फॉर्मूले से जो मैंने बताया था, A + B/AB/100 से कितना होता है? 4.55% होता है। अब 6000 का 4.55% निकाल लो, कितना होता है? 6000 है हमारे पास, इसका 4.5% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से पॉइंट हट गया। 45 का कितना होता है? 200। यहाँ पे कितना आएगा? सॉरी, 4.55 आएगा, 4.5 नहीं आएगा ओनली। एक सेकेंड, 4.55, जीरो कट गई, इस जीरो से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 45 का कितना होता है? 270, और 6 5 यहाँ पे 3 और आ जाएगा, तो 273 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार आए थे। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा इसको। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सोल्व करना है बेसिकली। देखिए, लेकिन इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? आप इसको एक्स में सोल्व ना करेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो कांस्टेंट है, तो आप एक्स की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। एक्स की वैल्यू रख ली हमने, 0 रख लो, सबसे आसान है 0 रखना। बस ये इंश्योर कर लो नीचे 0 तो नहीं बन रहा, नीचे अनडिफाइन बन नहीं रहा है, 0 पुट कर लो। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ इसको। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या आएगी? -9 इंटू में -1। ओरली कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। ये 0 पुट करेंगे, 0 -1/3 पे तो हट ही जाएगा वो, तो -1/3 इंटू में कितना आएगा? 9
अपॉन में 1/3 ये आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, एक और माइनस आएगा, माइनस में आंसर आएगा। ये 3 3 जा 9 भी पड़ जाएगा, 9 3 बार आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा माइनस का। इसको सोल्व करना है, ये आप कर ही सकते हैं। क्यूब रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/3, फिर से पावर 1/3, फिर से पावर 1/3, ऐसे ही 216 कर देंगे, हो जाएगा। 625 का रूट कितना होता है, 25। यहाँ पे एक छोड़ के दशमलव भी लगा देंगे 25 में, यहाँ पे 2 छोड़ के लगा देंगे इस वाले में, और इस वाले में 3 छोड़ के लगा देंगे, ऐड कर लीजिए तीनों। ये वैल्यू दी हुई है, P/Q की वैल्यू बतानी है। सिंप्लीकेशन तो आसान है, वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या दी हुई है, क्यूब रूट ऑफ 0.08 इंटू, यहाँ पे इंटू में क्या दिया हुआ है, 0.8 इंटू पी, और ये किसके बराबर है, 0.008 इंटू 0.8, और इंटू में क्या है, क्यूब रूट ऑफ क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, ये क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.08 इंटू 0.8 इंटू में पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब कर किया है आपने 0. अच्छा एक काम कीजिए पहले आप, ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, ये तो सेम है यहाँ पे भी, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे एक छोड़ के दशमलव है, तो इसमें भी क्या कर लीजिए आप, इसको यहाँ पे दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ से खिसकाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो 10 से इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 तो आएगा ही नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0.08 इंटू 0.8, यहाँ पे इसकी क्यूब आई, और इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे एक पावर कट जाएगी, ये स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने वो बनाया था। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है, हमको चाहिए P/Q, कैलकुलेट करना है बस जनरली, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। P/Q क्या आ जाएगा, P/Q क्या आएगा, 8 2 बार है, 2 पावर में आएगा, तो 8 की पावर तो 4 आएगा ही आएगा, इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 ऊपर से आएगी, तो 10 की पावर -9 आ जाएगा, देख लेना आप। अलजेब्रा से देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। a-2b दिया हुआ है, r2a भी इतना है, a+2b तो बहुत आसान है, यानी कि एक तरह से हमें अगर x - y दिया हुआ है समथिंग, तो हमें क्या पूछ रहा है, x + y, तो हमेशा याद रखिए x + y क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मान लिया x - y का पूछता तो यहाँ पे तो फिर प्लस हो जाता, यहाँ पे फिर माइनस, मतलब उल्टा हो जाता है साइन। ये देखिए ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है x - 2, सोल्व कर लेंगे बस, ये तो आसान है। ए और बी प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतर हैं, ए बी से कहता है, मतलब ए ने बी ने अगर 10 दे दिए तो बी को 10 घट गए, ए को 10 मिल गए, तो ये इसके डबल हो जाएंगे।
ए ने बी को 10 दे दिए तो इसके डबल हो जाएंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, सोल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से ये अच्छा क्वेश्चन है। कोट पावर 4 है प्लस कोट स्क्वायर है 1 है, तो कोस पावर 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर है। ये आप सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसानी से कर लेंगे आप इसको, मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। या मैं बताऊँ इसको, चलिए मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हमें क्या दिया हुआ है ना, कोट पावर 4a, एक सेकेंड रुकिए, कोट पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कोट स्क्वायर को मान लूँ, साइन कोस में तोड़ना है इसको, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, उसको क्या बोल देंगे हम, कोसेक स्क्वायर है। वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये क्या है, कोस स्क्वायर है। अच्छा कोस साइन को हम सी और एस लिखते हैं बस ओनली, है ना, सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस पावर 4। इसका मतलब है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू सेन 4। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अब उसके बाद हमको इसकी वैल्यू बतानी है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, -1 आ जाएगा आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस से एक खंबा है 12 मीटर के इस्पात के तार से, ये एक तार है 12 मीटर का, इससे ये एक खंबा है, ये इससे यहाँ पे बंधा हुआ है, दूसरा एंड इसका पृथ्वी पे है, ज़मीन पे है, लंबवत खड़ा है, शीर्ष से बंधा हुआ है ज़मीन पर, यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, निकाल देंगे। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कर लेना इसको खुद ही। ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। एक आदमी ने 2 अलग अलग अवलोकन बिंदुओं से, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ज्योमेट्री में क्या पूछा है, ABC है और एक PQR है, 2 हमारे पास ये त्रिभुज हैं, A और P 90 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू 90 है, BC 29 है, ठीक है, PR 21 है, ठीक है, वो 21 है, ये भी बताना है। तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, और जब सर्वांग सम है तो सारे अंग इनके समान होंगे, सारी भुजाएं, सारे एंगल। तो AB की वैल्यू पूछिए, AB की वैल्यू। अब ये बताइए, जब ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 29 है, ये 21 है, समकोण त्रिभुज में पेयर क्या होता है, 21 29 का पेयर किसके साथ आता है, 20 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी 20, और जब ये 20 है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों साइड भी सेम हो जाएंगी, सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC में A 85 है, C 58 है, तो त्रिभुज PQR ABC के समरूप है, तो एंगल क्यों बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड L ऑलवेज हैज़ एन एरिया लेस देन L स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अगर किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा L है, देखिए ये कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, इसकी लेंथ है L, तो इसका एरिया क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाफ इंटू L इंटू बेस, ये बेस है, बेस इंटू हाइट, जो हाइट है वो L से तो छोटी आएगी, यानी कि लेस देन L ही आएगी कोई वैल्यू, तो L स्क्वायर अपॉन 2 से एरिया हमेशा छोटा ही होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 13, 5, 12, तो इसके एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं बिल्कुल। 13, 5, 12 क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये 13 होता है, ये 5 और 12 में से कोई भी मान लो आप। तो अगर ये 90 है तो दोनों वे न्यून कोण तो होंगे, 90 से कम होंगे, ये भी सही है। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग, यहाँ पे एक सेकेंड, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एज 1/4 एरिया, ये वाला मिड पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करके बनाते हैं तो हमेशा उसका एरिया इससे 1/4 ही होता है, ये भी करेक्ट है।
द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल विद साइड 2 2 3, ए को आप ना भी लो, 3√3/2 होना चाहिए। यहाँ पे आप करके देख लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन बताया हुआ है मैंने। जो फॉर्मूला होता है ना, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ठीक है, निकाल लेना। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 5 है, एक्स जेड 7 है, क्यू वाई जेड पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स को ये समद्विभाजित करता है। यानी कि जो फिगर है यहाँ पे हमारी दी हुई है, वाई क्यू और क्यू जेड का अनुपात, इसका और इसका जो रेशो होता है वही रेशो इसका होता है। इसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अगर ये कोई ट्राइंगल है, अगर इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली ये कोई भुजा है ये, तो जो इनका रेशो होता है, मान लिया 5:7 है, वही इनका भी रेशो आएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशो और इन दोनों साइड का रेशो सेम होता है। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के 2 अंतरित कोणों के बीच का अंतर, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ऐसे ने कितना 40, हमें पता है इनका योग कितना होता है 180। 2 इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेना। एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप 3 और 7 है, इनका योग तीसरे के बराबर है, मतलब ये 3 है, ये 7 है, तीसरा कितना है 10 है। तीनों कितना हो गया, 10 और 17 और 3 20, 20 पार्ट, और 20 पार्ट किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। सबसे छोटा बताना है, मतलब 3 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 27 के बराबर हो जाएगा। मेंसुरेशन 2D और 3D से क्या क्वेश्चन है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन पूछा है, 2/3πr³ होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूले में रख देंगे, निकल जाएगा। गोले के व्यास में 30% की वृद्धि हुई है आयतन में। अब आयतन हमेशा r³ होता है, मतलब 3 टाइम सक्सेसिव इंक्रीज होगा, तो 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब वैल्यू एक बार में 10 से 11 हुई, सॉरी 10 से 13 हुई। ठीक है, दूसरी बार 100 हो जाएगा, तीसरी बार ये हो जाएगी वैल्यू, मतलब ठीक है। अब इसलिए आपको 13-15 तक क्यूब भी आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आते ना, देखिए आप यहाँ पे लॉजिक लगाइए, यूनिट डिजिट क्या आएगी यहाँ पे, 3 का जब क्यूब करेंगे लास्ट में 7 आएगा। जब लास्ट में 7 आएगा तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता इतना, क्योंकि वैल्यू आप देखिए यहाँ पे कितना है, 1000 है। ठीक है, और ये वैल्यू अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 1331 होता है, तो भी अंतर कितना आ रहा है 331 का, तो 100 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, ये तो कन्फर्म है, तो यही होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि सेम वही है, आयतन में मतलब r² × h, यानी कि 25%, 25% और 25% का 3 बार आपको निकालना है। ठीक है, 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वैल्यू एक बार में 5 हो जाती है, तो 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 बार में 4³ कितना हो जाएगा, 5³ बन जाएगा। ठीक है, मतलब 64 कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ, 61 हुआ है 64 पे, परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ है, ये हुआ है। एक खोखला घन कागज से बना हुआ है जिसका वॉल्यूम है 512। घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी, यानी कि जो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जैसे हमारे पास ये कोई है घन, ठीक है, अब देखिए घन में कैसे बनाएंगे आप इसको पेपर से, कितने इसमें सरफेस हैं, एक ये वाला है, ये जैसे घर की दीवार होती है, एक इधर है, एक इसके उस सामने दिख रही है आपको, एक वो वाली है। ठीक है, एक ये है, एक इसके सामने वाली है, तो इस तरह से कितने की ज़रूरत होती है, तो एक तरह से पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है, तो साइड निकाल देंगे वॉल्यूम से और इसमें रख देंगे। एक लंब प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, ये देखिए लंब प्रिज्म की यहाँ पे फिगर, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 है, तो प्रिज्म का आयतन बताना है। प्रिज्म जो लंब प्रिज्म उसका आयतन होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया अपॉन में हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है 120 इंटू
हाइट कितनी है यहाँ पे, सॉरी बेस का एरिया नहीं है वो, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला तो यही होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। बेस तो उसका क्या है, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का एरिया निकालो क्या होगा, 1/3 इंटू √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ये होता है। साइड कितनी दी हुई है हमें, 4 का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इंटू हाइट। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, आपको पता है प्रत्येक भुजा है 4, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे 120 है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो है हमारा ये है 120। तो हाइट कितनी हो जाएगी, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो एक पैरेललोग्राम है ना, तो जब ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 3 से आ जाएगा 10, 4 से एक पार्ट ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 × 40, 40√3 आ जाएगा। एक लंब आयताकार डिब्बे की माप दी हुई है और इतनी माप के साबुन के केक कितने आएंगे, तो ये तो आसान होता है, मान लिया n आएंगे, n इंटू इसका एरिया इंटू में टोटल इसका एरिया। प्रोबेबिलिटी से कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, A0 और B0 बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ वेन डायग्राम से, ये A है, मान लिया ये B है, ठीक है, ये A वाला पार्ट हो गया, ये B वाला पार्ट हो गया। A यूनियन B में टोटल आ जाएगा। अब A भी नहीं और B भी नहीं, मतलब ये कौन सी, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये इस वाले को पूछ रहा है, ठीक है, जो ये मैंने ये बाहर वाला। तो हमेशा याद रखिए PA0 A नहीं और B नहीं का मतलब होता है 1 में से घटा देंगे PA यूनियन B, मतलब जो इन दोनों ने घेरा हुआ है उसको घटा देंगे एक में से। और PA यूनियन B क्या होता है, ये होता है PA + PB - P इंटरसेक्शन भी फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 7/8, एक में से घटा देंगे, तो ये 5/8 आएगा, एक में से घटा देंगे 3/8 आ जाएगा। सुदर्शन और अब्राहम 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, ठीक है, एक की सिलेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है, दूसरे की 1/5 है। तो क्या प्रायिकता है कि किसी का भी चयन नहीं होगा, तो अब्राहम का नहीं होगा, 1 - 1/3, इसका भी नहीं होगा, 1 और है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, 8/15। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, एक कारखाने में 100 श्रमिक हैं, उनके मासिक वेतन एवरेज दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है, दरअसल 2 वैल्यू दी हुई हैं, मोड बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य, ठीक है, ये 2 वैल्यू दी हुई होती है, तीसरी निकालनी है। मोड बताना है, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है इसकी, वो देखना है। देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 21 है, यहाँ पे 21 लिख लो, ये देखो कितनी बार आया है, 21 यहाँ पे है, एक बार हो रहा है, मतलब 2 बार आया है। 15 लिखो, फिर 15 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया है, ठीक है। 16 देख लो, 16 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है। अब देखो और बाकी तो लग भी नहीं रहे, कोई सब एक बार ही है, तो 15 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 15 ही हो जाएगा इसका मोड। यहाँ पे बहुलक बताना है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 7, किसकी है, 8 की है, तो 8 आ जाएगा। 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी माध्यिका बतानी है। तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है, तो 11 + 1/2 यानी कि छठा पद बताना है। तो इनको एक निश्चित क्रम में हमने लगा लिया, तो छठे नंबर पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 16 आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने डिस्कस की कि जो SSC CHSL, ठीक है,
2023 में जो टीयर 2 में मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।